and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 15th October 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of September 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about Bangladesh surpassing India in GDP per capita income. This topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. So let us briefly understand about this article first. Look, कल जो हमने रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय IMF, उसमें कुछ और बातें भी बताई गई हैं. जो एक इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी, दैट इज़ दैट बांग्लादेश विल ओवरटेक इंडिया इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा GDP बाय द एंड ऑफ फिस्कल ईयर 2020-21. तो इस साल के एंड तक, यानी कि अगले साल मार्च 2021 तक, बांग्लादेश की पर कैपिटा GDP इंडिया से आगे निकल सकती है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है. पर कैपिटा GDP आई होप आप सब समझते ही हैं, ओवरऑल GDP डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री. तो ऑन एन एवरेज एक इंसान कितना कमाता है वो रेशियो बताता है पर कैपिटा GDP. तो अभी भी ऑफ कोर्स इंडिया की पर कैपिटा GDP बांग्लादेश से ज़्यादा है, लेकिन IMF के इस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में बोला गया है कि हो सकता है कि बाई एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर इंडिया की पर कैपिटा GDP से बांग्लादेश की पर कैपिटा GDP आगे निकल जाए. रीज़न बीइंग कि बांग्लादेश की पर कैपिटा GDP इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 4% इन दिस फिस्कल ईयर 2020, जबकि इंडिया की पर कैपिटा GDP इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन एट अ रेट ऑफ 10.5%. तो इंडिया की पर कैपिटा GDP डिक्लाइन करके हम लोग लगभग कहीं 2000 तक पहुंच गए थे, $2000, लेकिन 10% के आसपास डिक्लाइन करके हम लोग वापस से 1897 पे पहुंच जाएंगे, जबकि बांग्लादेश 4% की रेट से ग्रो करेगा और हो सकता है कि वो $1888 तक पहुंच जाए उसकी पर कैपिटा GDP. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बांग्लादेश माइट सरपास इंडिया एज वेल. अब ये जो हो रहा है, दिस रिवर्सल इज़ हैपनिंग मेनली बिकॉज ऑफ कोविड-19. देखो, कोविड-19 का सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ा है इन एंटायर साउथ एशिया. आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश की इकोनॉमी भी लगभग 4% के आसपास से ग्रो करेगी, लेकिन इंडियन इकोनॉमी इज़ नाउ सर्टेन टू डिक्लाइन बाय रेट समवेयर क्लोज टू 10%. तो इंडिया के ऊपर कोविड का सबसे ज़्यादा नेगेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा है. लेकिन अगर अगले साल की बात की जाए, देखो इसी रिपोर्ट में बोला गया है कि इस साल के अंत तक तो इंडिया की पर कैपिटा GDP हो सकता है बांग्लादेश से नीचे चली जाए, लेकिन फिर अगले साल 2021 में इंडिया रिकवर करेगा. इंडिया विल ग्रो एट ए रेट ऑफ 8.2%, जबकि बांग्लादेश विल ग्रो ओनली एट ए रेट ऑफ 5.4%. तो ओवरऑल फिर इंडिया बांग्लादेश से आगे निकल जाएगा. बट इस साल एक बार के लिए इंडियन पर कैपिटा GDP माइट गो बिलो दैट ऑफ बांग्लादेश पर कैपिटा GDP. अब देखते हैं, अगर थोड़ी सी हिस्टोरिकल कंपैरिजन की जाए तो पता चलेगा कि बांग्लादेश इंडिया से बहुत पीछे था. सिर्फ 5 साल पहले का अगर कंपैरिजन किया जाए तो बांग्लादेश की पर कैपिटा GDP इंडिया से लगभग 40% कम थी, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बांग्लादेश ने काफ़ी हैंडसम GDP ग्रोथ रेट रजिस्टर किया है. अगर पिछले 5 सालों का एवरेज ग्रोथ रेट देखा जाए बांग्लादेश का, दैट इज समवेयर अबाउट 9.1%, जबकि इंडिया का एवरेज ग्रोथ रेट इज जस्ट 3.2% in the same period as far as per capita GDP growth is concerned. तो इस कारण से बांग्लादेश और इंडिया के पर कैपिटा GDP में जो गैप था समवेयर क्लोज टू 40%, वो काफ़ी हद तक मेकअप हो गया बिकॉज ऑफ वेरी इंप्रेसिव ग्रोथ रेट रजिस्टर्ड बाय बांग्लादेश एज फार एज इट्स GDP पर कैपिटा इनकम इज़ कंसर्न्ड. तो ज़रा समझते हैं कि बांग्लादेश इस इम्प्रेसिव ग्रोथ रेट से कैसे अपने आप को सस्टेन कर पा रहा है. आखिर क्या एडवांटेज है बांग्लादेश का ओवर इंडियन इकोनॉमी, एडवांटेज ऑफ बांग्लादेश इकोनॉमी ओवर इंडियन इकोनॉमी. तो देखो, बांग्लादेश हैज़ इमर्ज्ड एज अ मेजर एक्सपोर्टर इन रिसेंट टाइम्स. अगर इंडिया और बांग्लादेश का कंपैरिजन किया जाए तो ऑफकोर्स ओवरऑल वॉल्यूम वाइज तो इंडिया की एक्सपोर्ट बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा है, लेकिन पिछले कुछ टाइम में अगर ग्रोथ की बात की जाए तो बांग्लादेश का एक्सपोर्ट ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा रहा है इंडिया के तुलना में. बहुत सारे ऐसे कंपनी जो चाइना से निकल रहे हैं बिकॉज ऑफ US चाइना ट्रेड वार. आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ दैट बिकॉज ऑफ ट्रेड वार गोइंग ऑन बिटवीन US एंड चाइना, मैनी कंपनीज हु हैव बीन
फंक्शनिंग फ्रॉम चाइना, दे हैव बिन पुलिंग आउट ऑफ चाइना। और इंडिया कोशिश कर रहा है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे कंपनीज को जो चाइना से फंक्शन कर रहे थे, जो चाइना में इनकी इंडस्ट्रीज थी, उसको इंडिया में इन्वाइट किया जाए। लेकिन बांग्लादेश और वियतनाम हैज़ बिन मोर सक्सेसफुल इन इन्वाइटिंग दोज कंपनीज हु आर पुलिंग आउट ऑफ चाइना बिकॉज ऑफ यूएस चाइना ट्रेड वॉर, बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस एडवांटेज ऑफ दीज स्मॉल कंट्रीज बांग्लादेश एंड वियतनाम ओवर इंडिया। तो बेस लाइन ये है कि बांग्लादेश का एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस एडवांटेज है। बांग्लादेश को कहीं ना कहीं एडवांटेज है इंडिया के ऊपर एज फार एज एक्सपोर्ट इज़ कंसर्न। वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहा है जबकि इंडिया उतना नहीं कर पा रहा है। तो अब ये भी ज़रा समझते हैं कि आखिर क्या एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस एडवांटेज है बांग्लादेश का इंडिया के ऊपर। आखिर क्यों बांग्लादेश ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। देयर आर टू मेजर फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज़ ऑफ कोर्स चीप लेबर। बांग्लादेश में देखो अभी भी लोगों की लाइफस्टाइल रिलेटिवली पुअर है इंडिया के कंपैरिजन में, और इस कारण से जो वेजेस हैं वो कम हैं। इंडिया के अंदर ओवरऑल लोगों का लाइफस्टाइल थोड़ा इंप्रूव हो गया है, तो जनरल वेजेस हैव आल्सो गॉन अप, एंड दैट इज़ वाई अभी इंडिया की तुलना में बांग्लादेशी लेबर्स आर चीप। सेकेंड, LDC स्टेटस ऑफ बांग्लादेश, लीस्ट डेवलपिंग कंट्री स्टेटस ऑफ बांग्लादेश। तो ये जो दूसरा पॉइंट है लीस्ट डेवलपिंग स्टेटस ऑफ बांग्लादेश, इसको ज़रा डिटेल में देखेंगे। आप देखो इंडिया और बांग्लादेश की इकोनॉमी का कंपैरिजन दिया गया है, ग्रोथ रेट का कंपैरिजन दिया गया है फ्रॉम 2006 टू 2019। पिछले 12-13 सालों में अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश की ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल और स्टीडी रही है, ना कोई बहुत ज़्यादा डिप खाई है, नहीं कोई बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं गई है। लेकिन अगर इंडिया का आप ग्रोथ रेट देखेंगे तो इट हैज़ बिन फॉलोइंग ए जिग जैग पाथ। वो बहुत ही कभी रिसेशन में जा रहा है, कभी फिर एकाएक से बूम आ रहा है। सो इंडियन इकोनॉमी हैज़ बिन मूविंग थ्रू सम टर्बुलेंट फेज इन पास्ट 13-14 ईयर, जबकि बांग्लादेश हैज़ रिमेंड क्वाइट स्टीडी। अब इस पॉइंट को एक बार जरा फिर से देखते हैं, LDC स्टेटस ऑफ बांग्लादेश। सो LDC इट स्टैंड्स फॉर लीस्ट डेवलपिंग कंट्री स्टेटस। तो ये स्टेटस मिलता कैसे है जरा वो भी देखते हैं। देखो यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये LDC स्टेटस दिया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन के अंदर सेक्रेटेरिएट है, आपको पता है, जो उसका प्रिंसिपल ऑर्गन है, और सेक्रेटेरिएट के अंदर ही एक स्पेशल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अंकटैड, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये अंकटैड एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में दुनिया भर की कंट्रीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। देखो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में जो अंकटैड पब्लिश करता है उसमें मोटा मोटा ये प्रोजेक्शंस किए जाते हैं कि दुनिया का ट्रेड जो है वो कौन कौन से चीज़ों में होता है, इन्वेस्टमेंट कौन कौन से डायरेक्शंस में हो रहा है, किस कंट्री ने ज़्यादा ट्रेड रजिस्टर किया, किसने कम किया, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में होती हैं। और इस रिपोर्ट में पहले ही कंट्रीज़ को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर लिया जाता है, डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड इकोनॉमीज़ इन ट्रांजिशन। तो जो रिच कंट्रीज़ हैं उनको डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरह क्लासिफाई किया जाता है, जो रिलेटिवली पुअर हैं उनको डेवलपिंग कहा जाता है, और बीच वालों को कहा जाता है इकोनॉमीज़ इन ट्रांजिशन। इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही इस डेवलपिंग कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अब इसके ऊपर आपको एक और बात समझनी है कि डेवलपिंग कैटेगरी के अंदर भी एक स्पेशल सब कैटेगरी है, यानी कि इस डेवलपिंग के अंदर भी कुछ एक बहुत सारे कंट्रीज है जो डेवलपिंग में आते हैं, लेकिन उसके अंदर भी एक स्पेशल तरह की कैटेगरी है जिसको हम लोग कहते हैं LDC, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़। वो यही ऑर्गेनाइजेशन अंकटैड ही देता है। तो आप मोटा मोटा समझ के रखो कि LDC एक तरह का डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर एक सब कैटेगरी है। वैसे कंट्रीज जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं जिनको हम लोग लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं, एंड दिस क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय यूनाइटेड नेशंस। एंड बांग्लादेश इज LDC कंट्री। तो इंडिया तो डेवलपिंग में है लेकिन इंडिया LDC में नहीं है, जबकि बांग्लादेश LDC के अंदर है। अगर LDC की बात की जाए मोटा मोटा देखो, डेवलप्ड कंट्रीज़ में आते हैं US, यूरोपियन यूनियन, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। डेवलपिंग में आएंगे इंडिया, चाइना, रसिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया। ये सब कंट्रीज़ हैं LDC में आते हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, साउथ सूडान। टोटल अगर आप देखें तो LDC के 47 कंट्रीज़ हैं। इन 47 LDCs को आइडेंटिफाई किया है यूनाइटेड नेशंस ने, और WTO भी इनको आइडेंटिफाई करता है फॉर सम ट्रेड प्रेफरेंसेस। तो देखो अभी तक मैंने आपको क्या बताया है, जो कुछ भी हमने देखा है अभी तक उसको एक बार ब्रीफली रिकैप कर लेते हैं। बांग्लादेश को ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस एडवांटेज है इंडिया के ऊपर, और फिर मैंने बताया वो इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश के लेबर चीप हैं और बांग्लादेश को LDC स्टेटस मिला हुआ है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जिसका वो फ़ायदा उठा रहा है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में। तो ज़रा समझते हैं कि आखिर
एलडीसी कंट्री होने से, एलडीसी स्टेटस होने से एक्सपोर्ट को बूस्ट कैसे मिलता है? लुक, LDCs आर गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड। जो भी कंट्रीज़ को LDC का टैग मिल जाता है फिर उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे हमारे देश में जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, जो बैकवर्ड क्लास है, उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, समथिंग सॉर्ट ऑफ दैट LDCs को यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। इन सारे कंट्रीज जब अपना एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाया जाता, एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगता, कोटा नहीं लगाया जाता, मतलब ओवरऑल लिमिट नहीं लगाया जाता कि आप इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते। सो दीज कंट्रीज गेट सो मेनी स्पेशल प्रेफरेंसेस लाइक ड्यूटी फ्री एंड कोटा फ्री एक्सपोर्ट। जो दुनिया के डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको ट्रेड कंसेशंस देते हैं कि वो सस्ते दामों में आकर के अपना वो प्रोडक्ट उन कंट्रीज़ में बेच सकें। और WTO के भी कई सारे नॉर्म्स हैं, जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशंस नॉर्म्स हैं। आपको पता होगा मोस्ट फेवर्ड नेशंस नॉर्म्स मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जिसके हिसाब से किसी भी कंट्री को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये मोस्ट फेवर्ड नेशंस का नॉर्म्स जो है WTO का, इसको रिलैक्स कर दिया जाता है इन केस ऑफ LDC कंट्रीज़। LDC कंट्रीज़ को मोस्ट स्पेशल ट्रीटमेंट दिया भी जाता है, उसके बावजूद भी दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ द MFN प्रिंसिपल ऑफ WTO। WTO ने इसको एक्सेप्ट किया। दुनिया की कई सारी रिच कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, दे रन ए स्पेशल प्रोग्राम नोन एज जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज GSP इन ऑर्डर टू प्रमोट एक्सपोर्ट फ्रॉम पुअर एंड LDC कंट्रीज़। तो इन शॉर्ट LDC कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। और बांग्लादेश एक LDC कंट्री है, जबकि इंडिया इज़ नॉट एन LDC कंट्री, एंड दैट इज़ वाई बांग्लादेश इज़ हैविंग, बांग्लादेश, वियतनाम, दीज कंट्रीज आर हैविंग एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस एडवांटेज ओवर इंडिया. So as I said, since Bangladesh is an LDC, it enjoys a lot of trade benefits. For example, 97% of the products exported from Bangladesh to countries like India and China comes under zero duty. इस पर कोई उसको एक्सपोर्ट ड्यूटी भरना ही नहीं है, बिल्कुल फ्री में वो इन कंट्रीज़ के बाउंड्री के अंदर वो इंटर कर सकते हैं बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स। इंडिया में बांग्लादेश से आने वाले बस वाइन और टोबैको पे इंडिया इम्पोर्ट ड्यूटी लगाता है, उसके अलावा किसी भी चीज़ पे वो इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाता है। तो अगर इंडिया और बांग्लादेश की बात की जाए तो आज के टाइम में बांग्लादेश इज़ ग्रोइंग एट ए फास्टर रेट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, एंड द रीज़न इज़ दैट बांग्लादेश इज़ एन LDC कंट्री एंड दैट इज़ वाई इट हैज़ एडवांटेज इन एक्सपोर्ट। लेकिन 2024 तक जिस रेट से बांग्लादेश ग्रो कर रहा है, 2024 तक बांग्लादेश भी LDC कंट्री नहीं रहेगा। इट विल मूव आउट ऑफ LDC एंड इट विल बिकम अ डेवलपिंग कंट्री। और उसके बाद बांग्लादेश को इस रेट का ग्रोथ रेट में रजिस्टर कर पाना, इसी ग्रोथ रेट को सस्टेन कर पाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। To sustain such an impressive growth rate over a period of time once Bangladesh becomes a developing country will be difficult. और उसको हम लोग कहते हैं मिड इनकम ट्रैप। एक बार जब बांग्लादेश लो इनकम ग्रुप से निकल करके LDC ग्रुप से निकल करके मिडिल इनकम कंट्रीज़ में पहुंच जाएगा, फिर उस टाइम में बांग्लादेश को ग्रो कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। उसको हम लोग कहते हैं मिडिल इनकम ट्रैप। तो ज़रा समझते हैं इस मिडिल इनकम ट्रैप का मतलब क्या है। इट इज़ अ फेनोमेना वेयर रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज स्टैगनेट एट मिडिल इनकम लेवल एंड फेलिंग टू ग्रेजुएट इनटू रैंक्स ऑफ हाई इनकम कंट्रीज़। अगर बिल्कुल सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए आपकी सैलरी है 10,000 रुपये, यानी कि आप लो इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, और 10,000 से आपकी सैलरी आपको बढ़ा करके 40,000 50,000 कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। आप लो इनकम से मिडिल इनकम तक जाना कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन 40,000 से उसी चीज़ सैलरी को बढ़ा करके 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख करना, यानी कि हाई इनकम ग्रुप में जाना, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं मिडिल इनकम ट्रैप। लो से मिडिल में जाना तो आसान है। फॉर एग्जाम्पल इस ग्राफ की मदद से देखते हैं, ये है लो इनकम ग्रुप, यहाँ से मिडिल तक तो जाना तो आसान है, ईजी टू ग्रो एज एन LDC कंट्री, क्योंकि सब लोग आपको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट दे रहे हैं, आप LDC हैं जब तक, तो आप छोटे कंट्री हैं, सब लोग आप आराम से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो इट्स ईजी टू ग्रो फ्रॉम लो इनकम टू मिडिल इनकम ग्रुप, बट वंस यू मूव इनटू दिस मिडिल इनकम ग्रुप it becomes difficult to maintain the same pace. इंडिया के साथ भी यही हुआ। when India was in a low income group, India was very growing at a very fast pace, लेकिन बाद में अब इंडिया के लिए उसी रेट को सस्टेन कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं मिडिल इनकम ट्रैप। India also is facing the same phenomena. Now India lies in somewhere in this zone. It is a middle income group. अब यहाँ से फिर हाई इनकम ग्रुप में जाना, इंडिया चाइना सब इस तरह का एक मिडिल इनकम ट्रैप फिनोमिना फेस कर रहे हैं। टू गेट इनटू हाई इनकम ग्रुप लाइक US इज़ डिफ़िकल्ट।
इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. यू माइट बी रिक्वायरिंग दिस हिंट्स इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो इसकी मदद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट. इट इज अबाउट पाकिस्तान गेटिंग इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली सब टॉपिक इंटरनेशनल एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस. न्यूज़ आर्टिकल समझने से पहले एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ दिस यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल. So United Nations Human Rights Council is a United Nations body, of course, and its purpose is to promote एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड. तो जो भी बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं, किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, कोई ग्रेव क्राइम नहीं होना चाहिए, किसी के अंदर मास मर्डर रेप्स ये सब नहीं होने चाहिए. दीज आर सम बेसिक ह्यूमन राइट्स. और जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशंस 1948 में दिए गए हैं, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में कि कई सारे बेसिक ह्यूमन राइट्स बताए गए हैं. राइट टू चूज़ गवर्नमेंट ऑफ योर ओन, जिसको हम लोग राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन कहते हैं, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू क्लीन एयर, ऑल सच ह्यूमन राइट्स. तो इन सारे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करने के लिए एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल एट यूनाइटेड नेशंस. इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था इन 2006 और इसके अंदर टोटल 47 मेंबर्स होते हैं एक बार में. देखो, वैसे तो आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर टोटल 193 मेंबर कंट्रीज़ को रिप्रेजेंटेशन मिला है, लेकिन वो 193 कंट्रीज़ आपस में से 47 मेंबर कंट्रीज़ को चुन के भेजते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, जो कंट्रीज़ को रिप्रेजेंटेशन मिलता है इन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल. तो इस काउंसिल में बस 47 कंट्रीज़ ही होते हैं एक बार में, जो यूनाइटेड नेशंस के इन 193 कंट्रीज़ में से चुन करके आते हैं. और एक बार जब कोई कंट्री चुन के आता है तो उसका 3 साल का टर्म होता है, फिर उसका वो टर्म एक्सपायर हो जाता है. एट मैक्स एक कंट्री 6 सालों के लिए मेंबर रह सकता है, मतलब 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स के लिए मेंबर रह सकता है. 3 साल आप रह गए, उसके बाद वंस योर टर्म्स गेट ओवर यू माइट गेट री इलेक्टेड, और उसके बाद आप तीसरी बार इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते. तीसरी बार आपको एक बार गैप लेना होगा. एट मैक्स आप 6 साल तक मेंबर रह सकते हैं, फिर आपको गैप लेना होगा. फिर आफ्टर 9 ईयर्स यू कैन अगेन कंटेस्ट द इलेक्शन. और टोटल 193 मेंबर स्टेट्स होते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के. किसी भी कंट्री को अगर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इलेक्ट होकर के आना है एज ए मेंबर, तो इट मस्ट गेट एटलीस्ट सपोर्ट ऑफ 97 वोट्स, यानी कि मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए. 193 का हाफ से ज़्यादा कम से कम सपोर्ट मिलना चाहिए, तभी जाकर के कोई कंट्री यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से इलेक्ट होकर के यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में आएगा. अब करंट न्यूज़ देखते हैं. तो हाल फिलहाल में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की वोटिंग हुई है, और जिसमें पाकिस्तान, चाइना, रसिया, क्यूबा, ऑल ऑफ देम हैव बीन गॉट इलेक्टेड टू यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर्स. सीक्रेट बैलेट वोटिंग हुई थी, जिसमें 193 मेंबर कंट्रीज़ ने वोट किया था. पाकिस्तान को 169 वोट्स मिले इन फेवर ऑफ गेटिंग इलेक्टेड टू ह्यूमन राइट्स काउंसिल. नेचुरली इंडिया ने इसको क्रिटिसाइज़ किया. इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के इतने सारे एग्जांपल्स हैं, एंड पाकिस्तान ओन ट्रैक रिकॉर्ड रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स वायलेशन इज़ वेरी पुअर और ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन इज़ वेरी पुअर. ऐसे हालात में पाकिस्तान को चुना नहीं जाना चाहिए था एज ए मेंबर टू यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल. बट फिर भी पाकिस्तान गॉट री इलेक्टेड, मतलब पाकिस्तान पहले से ह्यूमन राइट्स काउंसिल में उसको रिप्रेजेंटेशन थी, उसका 3 साल का टर्म खत्म हुआ और पाकिस्तान फिर से इलेक्ट हो गया, एंड दैट टू विद सच अ हाई मेजॉरिटी. इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from national segment. It is about STARS program. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially subtopic education segment. So सबसे पहले समझते हैं ये न्यूज़ आर्टिकल क्या है. STARS. STARS stands for Strengthening Teaching, Learning and Results for States Program. और ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेगा हमारे देश का डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, विच इज़ अ डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. इस बात को ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आपको मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया. और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर बस 2 ही डिपार्टमेंट हैं, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन. तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी वो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन का टेक केयर करता है, जबकि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन टेक्स केयर ऑफ द हायर एजुकेशन. और ये जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर, जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, इट हैज़ इम्प्लीमेंटेड स्टार्स प्रोग्राम
इन सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो टोटल ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का कॉस्ट होगा 5,718 करोड़। आउट ऑफ दिस 5,718 करोड़ अबाउट 3,700 करोड़ विल बी फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक इटसेल्फ। तो ये वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार मिल करके ये स्टार्स प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो ज़रा समझते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। देखो, सबसे पहले अगर स्टार्स प्रोग्राम को, यहाँ पे तो मैंने लिख के दिया ही है, लेकिन इस इमेज की मदद से समझते हैं स्टार्स प्रोग्राम में क्या होगा। स्टार्स प्रोग्राम के अंदर सबसे पहला फोकस किया जाएगा ऑन इम्प्रूविंग द टीचिंग मेथड्स। जिस तरह से हमारे स्कूल्स में पढ़ाई होती है उस मेथड को थोड़ा साइंटिफिक किया जाएगा, ताकि और प्रैक्टिकल तरीके से बच्चों के कॉग्निटिव एबिलिटी को डेवलप किया जाए। सो फोकस विल बी ऑन इम्प्रूविंग टीचिंग मेथड। अभी के लिए ये प्रोग्राम बस 6 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा: हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला एंड उड़ीसा। और जो दूसरा एस्पेक्ट है इस प्रोग्राम का, दैट विल बी इम्प्रूव्ड असेसमेंट सिस्टम। बच्चों का कैसे एग्जाम होगा, कैसे उनको असेस करेंगे कि उन्होंने कितना सीखा, वो सिस्टम भी बदलना होगा। अभी कैसे एग्जाम होता है, जिस बच्चे ने जितना रट लिया उसको इतने बेहतर मार्क्स मिल जाते हैं। सो रोट लर्निंग इज द बेसिस ऑफ असेसमेंट, दैट हैज़ टू बी चेंज्ड। और इसको चेंज करने पर फोकस किया जाएगा अंडर दिस स्टार्स प्रोग्राम। और ये स्टार्स प्रोग्राम का जो दूसरा कंपोनेंट है इम्प्रूविंग असेसमेंट सिस्टम, इसके अंतर्गत एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी, एक स्पेशल सिस्टम बनाया जाएगा जिसका नाम है परख। दिस विल बी अ सेंटर और एन इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड इन दिल्ली। परख का फुल फॉर्म होगा परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये परख जो इंस्टीट्यूशन बनाई जाएगी दिल्ली में अंडर दिस स्टार्स प्रोग्राम, ये परख इंस्टीट्यूशन बताएगी कि स्कूल्स में बच्चों का एग्ज़ाम कैसे होना चाहिए और उनको कैसे मार्क्स दिए जाने चाहिए। एक बात आपको याद रखनी है कि ये जो परख ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, इसको बनाने की बात कही गई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020, और उसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है अंडर दिस स्टार्स प्रोग्राम बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अलॉन्ग विथ वर्ल्ड बैंक। तो देखो, अभी तो ये प्रोग्राम बस 6 स्टेट्स में लॉन्च हो रहा है। परख तो दिल्ली में लॉन्च बना दिया जाएगा परख इंस्टीट्यूशन को, और जो पूरे इंडिया के लिए काम करेगा, हर एक स्टेट्स एंड यूटी के लिए काम करेगा। लेकिन जो टीचिंग मेथड्स पे फोकस करना है और इम्प्रोवाइज करना है, दैट विल बी एप्लीकेबल ओनली इन 6 स्टेट्स। बाकी के कुछ और स्टेट्स हैं जैसे गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड एंड आसाम। इन सारे स्टेट्स में भी इसी तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा स्टार्स जैसा, बट दैट विल बी विथ हेल्प ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। और बाकी जो बचे हुए स्टेट्स हैं उनके लिए भी इस तरह का प्रोजेक्ट फ्यूचर में लाया जाएगा विथ हेल्प ऑफ सम अदर फाइनेंशियल एजेंसीज। The next article is taken from environment segment. It is regarding keystone species. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian environment point of view. इस आर्टिकल को समझने से पहले हम लोग को थोड़ी मैपिंग कर लेनी चाहिए अबाउट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। सो देखो, दिस आर्टिकल इज मोस्टली अबाउट मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। तो ये देखो, ये है मुद्दुमलाई एरिया, ये है मुद्दुमलाई फॉरेस्ट रिजर्व। यहीं पे टाइगर्स के लिए स्पेशली एक टाइगर रिजर्व बनाया गया। इट इज़ इन तमिलनाडु। अगर आप ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के बॉर्डर पे आता है, बट फिर भी ये ट्राई जंक्शन पे है, लेकिन इट इज़ ओवरऑल इन तमिलनाडु। दिस मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व और फॉरेस्ट रिजर्व। इस मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के वेस्ट साइड में है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज़ इन केरला, और नदर्न साइड में है बांदीपुर नेशनल पार्क, दैट इज़ इन कर्नाटका। उसके अलावा साइलेंट स्प्रिंग है केरला के अंदर, और मुकुर्ती नेशनल पार्क है तमिलनाडु के अंदर। तो ये सारी चीज़ें, ये 4-5 चीज़ें आपको याद रखनी है। ओवरऑल जो ये एरिया है, इट इज़ वेरी मच रिच इन बायोडाइवर्सिटी। और यहाँ पे आपको पता है नीलगिरी माउंटेन्स भी हैं, और ये पूरा एरिया इट्स वेरी मच रिच इन बायोडाइवर्सिटी। इस एरिया को हम लोग कहते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज़ फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया अंडर मैन एनिमल बायोस्फीयर प्रोग्राम। इतना आपको याद रखना है। सो नीलगिरी एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया एक बायोस्फीयर रिजर्व है। इनफैक्ट इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व। और अगर नीलगिरी की बात की जाए खासकर, तो नीलगिरी का इंपॉर्टेंस ये भी है कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स आकर के मिलते हैं। देखो, ये ईस्टर्न घाट्स और जैसे वेस्टर्न घाट्स दोनों आकर के मिलते हैं नीलगिरी हिल्स पे। सो यहाँ है कहीं पे नीलगिरी हिल्स, उसी जोन में है ये मुद्दुमलाई फॉरेस्ट रिजर्व, जहाँ पे एक टाइगर रिजर्व भी है। और ये मुद्दुमलाई इज़ वेरी मच पॉपुलर फॉर एशियन टाइगर एंड एशियन एलिफेंट्स। अब देखो, इसी मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर एक छोटा सा प्लेटू है, सिगूर प्लेटू। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक सिगूर प्लेटू है, और ये सिगूर प्लेटू को
2010 में तमिलनाडु सरकार ने डिक्लेयर कर दिया था एलिफेंट कॉरिडोर। एलिफेंट कॉरिडोर आप समझते होंगे, दो फॉरेस्ट को मिलाने वाला रास्ता जहाँ से एलिफेंट्स गुजरते हैं, फ्रॉम वन फॉरेस्ट टू दे मूव टू अनदर फॉरेस्ट, उसको हम लोग कहते हैं एलिफेंट कॉरिडोर। और ये सिगूर को डिक्लेयर कर दिया गया था एज एलिफेंट कॉरिडोर अंडर मद्दुमलाई फॉरेस्ट रिजर्व। And once it was declared an elephant corridor, all the resorts and the private buildings were asked to evacuate in this area. खाली करने का ऑर्डर दे दिया तमिलनाडु सरकार ने। तो इस ऑर्डर के खिलाफ ये सारे रिजॉर्ट्स वाले जिन्होंने इस पास मद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास इन्होंने जो रिजॉर्ट्स बना रखे थे, उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में अपील फाइल कर दी अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट। मद्रास हाई कोर्ट हैड रिजेक्टेड देयर अपील। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील फाइल कर दी। और अब करंट न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हैज़ रिजेक्टेड देयर अपील। और अब इसके बाद उनके पास कोई दूसरा एवेन्यू नहीं बच जाता है। एंड नाउ दे विल हैव टू इवैक्यूएट देयर प्राइवेट बिल्डिंग्स, रिजॉर्ट्स। वो जो भी बिल्डिंग्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, उन सबको हटा दिया जाएगा। इट विल बी रेज्ड कम्प्लीटली, कोलैप्स करा दिया जाएगा और ये पूरे एरिया को नेचुरली बिल्ड किया जाएगा एज एन एलिफेंट कॉरिडोर। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा इस जजमेंट को सुनाते हुए कि जो भी इंपॉर्टेंट या की स्टोन स्पीसीज हैं, जैसे इस एरिया के की स्टोन स्पीसीज हैं टाइगर्स एंड एशियन एलिफेंट्स, द की स्टोन स्पीसीज मस्ट बी प्रोटेक्टेड। द की स्टोन स्पीसीज ऑफ दिस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आर टाइगर्स एंड एलिफेंट्स, और उनके हैबिटेट्स को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सो एक बार जरा ब्रीफली समझ लेते हैं कि ये की स्टोन स्पेसीज होते क्या हैं। देखो, अ की स्टोन स्पेसीज इज अ प्लांट और एन एनिमल दैट प्लेज अ यूनिक एंड क्रूशियल रोल इन द वे ऑफ एन इकोसिस्टम फंक्शंस। कोई भी एक इकोसिस्टम है, आपको पता है इकोसिस्टम मतलब इन्वायरमेंटल सिस्टम, इंटर रिलेटेड इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ फ्लोराज एंड फौनास दैट मेक्स अ कॉम्प्लेक्स डिपेंडेंस ऑन ईच अदर, उसको हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम, राइट। इकोसिस्टम में बहुत सारे स्पेसीज होते हैं, प्लांट्स के स्पेसीज होते हैं, एनिमल्स के स्पेसीज होते हैं, एंड दे हेल्प ईच अदर इन सर्वाइवल। दे आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर इन मल्टीपल वेज। तो इकोसिस्टम होता है जिसमें कई सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। लेकिन उस इकोसिस्टम में कुछ एक प्लांट्स या एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। अगर वो ना हो तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाए। और वैसे ही एनिमल्स को, वैसे फ्लोराज एंड फौनास को हम कहते हैं की स्टोन स्पेसीज। विदाउट देम द इंटायर इकोसिस्टम विल सीज टू एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल बीज, अगर आप देखो इस बीज को, दे आर कंसिडर टू बी ए की स्टोन स्पेसीज। इनके बिना पॉलिनेशन ही नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो फ्लावर्स नहीं आएंगे, प्लांट्स नहीं बनेंगे, एंड एंटायर इकोसिस्टम विल कोलैप्स। तो बीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ की स्टोन स्पेसीज। और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि एलिफेंट्स एंड tigers are keystone species of Nilgiri Biosphere Reserve, and unless they are protected, entire Nilgiri Biosphere Reserve will collapse, and that is why the Sigur Plateau must be renovated as elephant corridor in order to protect these keystone species. पूरे टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. You can attempt this question and you can submit the answer in the comment section. In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, we'll cover topic number 106 to 108 today. 106 is about Purani Godam Minar. It is in Nagaon district of Assam. It was built in 1909 by masons of Dhaka under supervision of a British civil engineer. It was made up by using local items like bora rice, bora leaf, fish, eggs, etc. for pasting purpose. The monument has been shifted by 75 feet to 75 feet to protect it from dismantling due to expansion of national highways. Please attempt this question that is based on topic number 106. Topic number 107 is about transaction in cryptocurrency. UNICEF became the first international organization to do a transaction in cryptocurrency. Please attempt this question based on topic number 107. Topic number 108 is about Operation Peace Spring. It is the name of the operation launched by Turkey against Syrian Kurds. Please attempt this question based on topic number 108. This is the answer of question number 103 to 105 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.